हमने कनाडा का देखा, कनाडन प्राइम मिनिस्टर ने बात की, स्पीच की बल्कि पार्लियामेंट में। उसके बाद यूएस वाली खबर अभी कुछ दिन पहले आई। सर क्या देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है? क्योंकि सिख कम्युनिटी भी एक बड़ी तादाद में रहती है, उसमें से कुछ यकीनन खालिस्तान मूवमेंट के भी लोग होते होंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई है? वाकई ऐसा है जिस तरह कनाडा ने बताया, फिर उसके बाद यूएस ने, लेकिन यूएस ने शायद थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा सा एक्सीलरेटर पे पाँव नहीं रखा, थोड़ा सा तरीके से चीजों को मैनेज किया, और कनाडा ने बड़ा एक जिसे कहते हैं फ्रंट फुट पे जाने की कोशिश की, लेकिन गालिबन नाकामी हुई। देखिए सर, जो ह्यूमन माइंड है ना, हमको कहानी शुरू से सुनने की आदत है, और देन वी लिसन टू द मिडल एंड टुवर्ड्स द एंड। लेकिन बीच में ना लोग फिल्में ऐसे बनाने लगे कि मिडिल में स्टार्ट करने लगे, फिर बाद में जाके वो शुरू का हिस्सा जो है सो वो ख्वाब में या इसी डिस्कशन में बताते हैं। तो ये स्टोरी भी ऐसी है कि हमें बीच से शुरू हुई, वी डिड नॉट नो द बिगिनिंग, वी डिड नॉट नो। मिसाल के तौर पे ये जितना कनाडा का चक्कर चल रहा था ना, ट्रूडो ने जो पार्लियामेंट में अनाउंस किया, फिर उसके बाद डिप्लोमेट्स की जो बैक एंड फोर्थ हुई, फिर इंडिया ने जो वीजे बंद कर दिए, सो देयर वर मेनी बैक एंड फोर्थ। मैंने इसके ऊपर कई शोज भी किए। एक शो का नाम था कनाडा टिट इंडिया टैट 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 कर, मैंने मतलब वो एक दे रहा तो इंडिया तीन दे रहा था, तीन दे रहा। बट ये सारे चीजों से हमको ये भी पता चला था, ये सब अक्टूबर के बाद होने लगे, बट हमको ये भी बाद में पता चला कि सितंबर 4 तारीख को जब G20 की समिट हुई थी, जब जो बाइडेन और ट्रूडो की मुलाकात मोदी के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने दे हैड रेज़ दिस इशू, और फिर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कनाडा के, उन्होंने भी अजीत डोवल से 2-3 बार पहले भी मिल चुके थे G20 समिट से पहले, फिर G20 समिट में भी उनकी बायलैटरल हुई ऑन विच दिस इशू वाज रेज्ड। ट्रूडो वांटेड अ वन ऑन वन विद मोदी, जो उनको नहीं मिला। तो ये सारे डिस्कशन में हमको किसी ने ये नहीं बताया कि जो अमेरिका का केस था वो भी डिस्कस हो रहा था। सो एंड सडनली पिछले हफ्ते जब यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो यहाँ पे जो फेडरल पुलिस फोर्स कह सकते हैं या लॉ अथॉरिटीज है, उन्होंने एक सील्ड इंडाइटमेंट फाइल की है कोर्ट में। तो जो इंडाइटमेंट होता है अमेरिका में, आई डोंट नो वेदर वो इंडिया पाकिस्तान में करते हैं या नहीं, बट इट इज ए रिक्वेस्ट टू द कोर्ट सेइंग कि ये हादसा हुआ है, हमारे पास ये सबूत है, और इन शख्सों को हम समझते हैं कि दे आर गिल्टी, हम इनको चार्ज करना चाहते हैं। तो अगर वो उसके कई प्रोसेस है, बट इवेंचुअली वहां से केस शुरू हो जाता, समझे आप, राइट? सो द यूएस ने उसे सील्ड कर दिया वो इंडाइटमेंट, यानी इंडाइटमेंट है, सो वी नो दैट द यूएस हैज प्रिलिमिनरी केस बिल्ड कर चुके हैं। अलबत्ता कनाडा का जो केस है, तो उसमें ये हुआ कि जो निज्जर वाला केस है वहां पे मर्डर हो गया, और यहाँ पर जो ये पन्नो है, गुरपत वांट सिंह पन्नो जो है, जो सीक्स फॉर जस्टिस का जो वो बेसिकली इट्स ए वन मैन ऑपरेशन, और वो बेसिकली इज एन एक्टिविस्ट कहिए या सेपरेटिस्ट कहिए, और उसके भी मारने की कोशिश की गई यहाँ पर, एंड दे आर सेइंग कि एफबीआई ने इसे फॉइल कर दिया। अब ये फॉइल के कई मतलब निकल सकते हैं, यानी एक्चुअली वारदात होते वक्त उसे रोका गया, या ये पता चल गया कि एफबीआई को पता चल गया इसलिए उन्होंने वो अबॉर्ट कर दिया। ये सब चीजें क्लियर नहीं है। अलबत्ता 2 शख्स को आइडेंटिफाई किया है यूएस गवर्नमेंट, एक वापस इंडिया चला गया है और एक शायद यूएस में अभी भी है। तो ये जब फाइल हुआ, जो अब तक तो इंडिया तो पूरी तरह से डिनाई कर रही थी कि ये एब्सर्ड है, हम ये नहीं करते वगैरह वगैरह, और ये हिंट आ रहा था कि पंजाब में बहुत गैंगस्टरिज्म बहुत है, ड्रग एडिक्ट्स है, गन रनिंग चलती रहती है, उस पे ओवरलैप होते हैं, तो वो कभी दिन में टेररिस्ट, शाम को गन रनर, माफिया, इस तरह की चीजें हैं, और ये गैंगलैंड वॉरफेयर के वजह से भी मारे जा सकते हैं। और इंडिया में एक बिश्नोई नाम का बंदा बैठा हुआ है जेल में, जो बंद है, वो बयान देते रहता कि मैंने मरवाया, इस तरह की। बट
India basically dismissed Canada के allegations, which is very interesting क्योंकि while it was doing this, आपको पता होगा कि कई बार ब्लिंकन की मुलाकात हुई जयशंकर साहब के साथ, डीसी में भी हुई और फिर दिल्ली में भी हुई, and each time he said that we are requesting India, we are asking that India cooperate with Canada वगैरह. लेकिन they were also discussing the Panno case and the US case. उस पे कोई public statements ही नहीं हुए थे. मेरी ये assessment है कि the US was giving India full opportunity to resolve this issue behind scenes तक, वो लाना ही नहीं चाह रहे थे बाद में, क्योंकि जो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो करीब होते जा रहे हैं, उसके जो क्रिटिक्स हैं यहाँ पर वॉशिंगटन में, उनको एक छड़ी मिल गई ना जिससे पिटाई कर सकते हैं. बिल्कुल रेजिंग द इशू के क्या इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर और नॉट. अगर वो अमेरिका की ही जमीन पर अमेरिकन सिटीजन्स को मारेगा तो उसे आप एलाई कैसा कह सकते हैं? दिस इज द इशू दैट इज रेजिंग. और अगर इंडिया को शिकायत है कि अमेरिका इज शील्डिंग, तो इंडिया ले एक्शन. तो क्या इंडिया उस तरह के एक्शंस लेगी अमेरिका के खिलाफ जिस तरह वो कनाडा के खिलाफ एक्शन लेती है? ऑब्वियसली नॉट. सो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. तो आपने शायद खबर नहीं सुनी है, इंडिया हैज अनाउंस्ड कि इट इज सेटिंग अप एन इंक्वायरी, a high level inquiry which will investigate all the. तो जो यूएस के जो एलिगेशंस हैं उसको वो सीरियस ले रहे हैं. और जो पब्लिक में जो खबर है ना फखर साहब, सिर्फ एक आर्टिकल है हमारे पास जो फाइनेंशियल टाइम्स में पब्लिश हुआ जी. और उसके बाद जो इंडियन मीडिया में जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसके अलावा वी डोंट रियली हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द यूएस. हमको उनके नाम भी नहीं पता. वी डोंट नो हाउ सीरियस द एलिगेशंस आर. फाइनेंशियल टाइम में एक दो ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल किए गए जिसमें वन, द यूएस वार्न्स इंडिया, यानी इंडिया को वार्निंग दी. लाइक व्हाट इज द वार्निंग टू इंडिया? इंडिया को क्यों वार्निंग दी? इंडिया इज जो अरिंदम बागची जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि इंडिया थिंक्स के अच्छा तो ये गैंगस्टर्स की फाइटिंग हो रही है, ये गैंगस्टर्स शायद इंडिया से है एंड अमेरिका वांट्स आवर हेल्प टू रिजॉल्व दिस इशू. तो फिर इसमें इंडिया को वार्निंग देने की क्या जरूरत थी? मतलब 2-3 दिन पहले एक इंडियन स्टूडेंट को किसी ने गोली मार दी, एक यहाँ पर पीएचडी स्टूडेंट को. तो इंडियन एम्बेसी इज नॉट इशूइंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट इंडिया. यूएस इज नॉट गिविंग वार्निंग टू द यूएस कि क्या हो रहा है तुम्हारे पास, हमारे स्टूडेंट्स क्यों मारे जा रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी रिकॉग्नाइजेस दैट इट्स वन ऑफ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है वो. इट्स नथिंग टू डू विद जियोपॉलिटिक्स या एस्पियोनेज. सो अभी भी देयर इज नॉट मच क्लैरिटी. और आई थिंक अमेरिकन्स कह रहे हैं कि जो लीक्ड सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि दे आर वेटिंग फॉर द कनाडा का केस कंप्लीट हो जाए. जब कनाडा फाइल करेगा इंडाइटमेंट तो शायद दोनों इंडाइटमेंट्स ओपन हो जाएंगे. जब शायद पब्लिक के मंजर आम पे ये बात आ जाएगी कि क्या है. लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल में 2 साल में इंडिया के खिलाफ जितने भी सो कॉल्ड टेररिस्ट कह लें आप उनको, एक्टिविस्ट कह लें, जिन्होंने भी इंडिया के दुश्मन है खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर, कश्मीरी मूवमेंट को लेकर, वो मर रहे हैं. हाँ. और पाकिस्तान में तो कई ऐसे असैसिनेशंस हुए, मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा हो चुके हैं. 10 या 12 हुए हैं अभी तक, दोनों मिला के, मतलब खालिस्तानी और कश्मीरी के मिला के. और कह रहे हैं कि इंग्लैंड में भी एक खालिस्तानी मर गया जिसकी डेथ इज सीन एज मिस्टीरियस, यानी ही कुड हैव बीन पॉइजन्ड, कह रहे हैं मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में पड़ा. तो इंडिया की जो इस तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं, मीडिया वगैरह, तो उसे ऐसा जबरदस्त कह रहे हैं कि दिस इज इंडिया डूइंग इट. इंडिया अपने, ये नई इंडिया है जो अपने दुश्मनों को इज ट्राइंग टू डू दैट. इंडिया की गवर्नमेंट उसे कंटिन्यूसली डिनाई कर रही है जी. बाज लोग इसे अमेरिका के साथ कंपेयर करते हैं, बट अमेरिका ने जब बिन लादेन को मारा और फिर सुलेमानी को मारा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन अनाउंस कर दिया ना ये हमने बिन लादेन को मारा. ये उसके बाद मूवीज भी बनाए कि कैसा मारा. सो इट्स एन एनालॉजी बट इट्स नॉट द सेम. इंडिया इज डिनाइंग एनी रोल. सो मुझे लगता है कि जो इंडिया के क्रिटिक्स हैं इन द यूएस पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट, उनसे बचने के लिए द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जो रिलेशनशिप है इंडिया को उसे मजबूत रखने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए डिड नॉट रेज दिस इशू एट ऑल. ये इशू मेरे ख्याल से अगर इंडिया कनाडा के साथ इतना एग्रेसिव नहीं होती तो शायद ये मसला कोर्ट तक भी नहीं आता. ये तीनों मुल्क बैठकर दे शुड हैव रिजॉल्व्ड इट राइट अवे.
बट आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस। और मुझे खदशा ये है कि अगर ये रिजॉल्व नहीं होता और हम इलेक्शन साइकिल में आ जाते हैं ना, तो मजबूरन सख्त अल्फाज शायद दोनों तरफ से इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि दोनों मुल्क इलेक्शन में है। अगर मीडिया में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के दबाव के अंडर इंडिया झुक रहा है, तो जो अपोजिशन पार्टीज है इंडिया में, कांग्रेस वगैरह, तो वो तो कहेंगे कि भाई मोदी जी आपका 56 इंच का सीना कहाँ गया, हवा उतर गई, राइट? सो ही इज गोइंग टू टेक अ टफ स्टांस टू प्रूव दैट ही इज मच अ मैन ना। अब तो वो हवाई जहाज भी चला रहे हैं ना, जेट फाइटर्स में फिर बिल्कुल तेजस चलाया अभी, और एग्जैक्टली कुछ 30-40 मिनट की। सो बट द बाइडेन विल आल्सो बी अंडर प्रेशर टू लुक टफ। बाइडेन के साथ यहाँ पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है बाइडेन का इंडिया पॉलिसी पर, कि इंडिया की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, खासतौर से माइनॉरिटीज को लेकर, खासतौर से मणिपुर के बाद बहुत लोग इस बाइडेन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप बातें तो बड़े करते हैं ह्यूमन राइट्स के, आप उसे सैक्रिफाइस कर दे रहे हैं, और अब इजराइल के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, उसको भी बाइडेन ने रेड लाइट भी किया था। मैं कहा था कि देयर आर नो रेड लाइंस। तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ बाइडेन, मतलब ऑलरेडी शुरू हो गया। कल हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा पैनल था, तो उस पे तो मैं आई वाज आल्सो वन ऑफ द स्पीकर्स एंड आई वाज वेरी क्रिटिकल। मैं जब मिडिल ईस्ट और यूरोपियन स्कॉलर्स से मिला इस्तांबुल में और मैसेडोनिया में, तो वहां पे मेरी काफी खिंचाई हो रही थी, बिकॉज दे वर ट्रीटिंग मी एज इफ आई एम बाइडेन। मैं बोला यार मैं बाइडेन के स्टेट से आता हूँ, उसके घर के करीब रहता हूँ, लेकिन आई एम नॉट बाइडेन, हालांकि मैंने वोट तो दिया है। तो एक नया निकनेम शुरू कर दिया है वहां पर बाइडेन के लिए, जेनोसाइड जो कह रहे हैं उसको, यूरोप में भी और मिडिल ईस्ट में भी। सो दे आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम। सो आई थिंक इट इज इन द इंटरेस्ट इंडिया के भी और अमेरिका के भी, क्योंकि ये चाइना को लेकर जो क्वाड को लेकर जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, जी बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ यूएस के लिए भी, इंडिया के लिए भी, सिक्योरिटी की नजर से। सो यू डोंट वांट टू, इट्स लाइक सेइंग कि यार पान में कत्था ज्यादा आ गया, उसके वजह से बिरयानी क्यों खराब करें, आप खीर क्यों खराब कर रहे हैं? बिल्कुल फेंके पान को, दूसरा पान लेकर आए, ये ब्लडी पन्नो, इट्स नॉट वर्थ इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मतलब बड़े क्लोज रहे हैं, अभी भी बड़े क्लोज टाइज हैं, अभी 2+2 हुआ अभी कुछ दिन पहले की बात है। मतलब दैट वाज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जंग चल रही है, वो यूक्रेन की जंग, उसके बावजूद द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्रेटरीज cabinet, they took out time and they went and had a serious discussion in India. लेकिन वहां पे भी ब्लिंकन ने फिर, आपको याद है, he said it again कि India must cooperate with Canada. राइट। अच्छा तो सर, ये ताल्लुकात पे या क्या मतलब, जिस तरह आपने कहा कि इन तीनों को इकट्ठा बैठ के ये सॉर्ट आउट करना चाहिए था, बजाय इसके कि ये बात बाहर आई और ये सारा कुछ हुआ, अभी आपको लगता है कि इन फ्यूचर, क्योंकि इंडिया भी यकीनन अपनी पॉलिसी को, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको मेरे ख्याल में बड़ा केयरफुली लेके चल रहा होता है। आपने कहा कि मुख्तलिफ लोग क्रिटिसाइज करते हैं काफी सारी चीजों को यूएस में, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें या देखें तो अभी तक काफी मतलब कामयाब रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ हो या यूएस के साथ हो। तो इसकी वजह से कुछ दंड पड़ सकता है या नहीं, मतलब ये हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएंगी सिचुएशन? इंडिया की जो डिप्लोमेसी है on the issue of Khalistani movement, that has failed. Okay. 1980 से, इंदिरा गांधी के जमाने से, India has been lobbying Canada to do something about Khalistan separatist movements. इंदिरा गांधी ने कई लेटर्स लिखे, कोशिशें की, डेलीगेशंस आए, डिप्लोमेट्स आए, ट्रूडो के फादर भी इन्वॉल्व थे। So India's diplomacy with Canada has not worked. और यूएस में उतना बड़ा इश्यू नहीं है ये, until ये पन्नो डुअल सिटीजनशिप बन गया ना, वो कैनेडियन सिटीजन भी है, यूएस सिटीजन भी है, वो दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर रहता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे वो फंड रेजिंग के लिए ज्यादा रहता है। और आपको याद होगा पिछले 2-3 साल में एक अजीब से वाकयात हुए, वेयर इंडियन हाई कमिश्नर पे हमला हुआ, फिर सैन फ्रांसिस्को की कॉन्सुलेट में हमला हुआ इंडिया की, फिर हिंदू टेम्पल्स पे ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ, बिल्कुल। और फिर कनाडा में तो धमकियां भी दी गई इंडियन डिप्लोमेट। सो इंडिया इज फ्रस्ट्रेटेड कि
ये मुल्क मतलब ये जो फाइव आइज के ये जो 4 मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और यूएस, ये चारों मुल्क एक किस्म से आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू द खालिस्तानीज, और उस प्रोटेक्शन के वजह से दे थिंक कि भाई पन्नो धमकी देता है कि इट्स नॉट सेफ टू फ्लाई ऑन। अच्छा, ये जो धमकी दी उसने, ये धमकी बाद में दी, इस केस के बाद में। वी मस्ट ऑल्सो कीप इन माइंड के पन्नो को ये पता था कि ये सारा चल रहा है, बिकॉज FBI ने उसको वार्निंग दी थी, सो ही न्यू कि ये इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। तो जब वो एटलीस्ट FBI उसको बुलाना तो चाहिए था कि क्या, व्हाट डिड यू मीन बाय दिस, बिकॉज ही इज थ्रेटनिंग टेररिज्म। इस तरह से लगा ना कि इट्स नॉट सेफ टू ट्रैवल ऑन एयर इंडिया। तो एटलीस्ट उसको इंटरव्यू भी करना चाहा, हो सकता है कि उसको इंटरव्यू किया है FBI ने, एंड वी डोंट नो दैट, बट इंडिया नोज इट, बिकॉज इंडिया जब पूछेगी तो US ने जवाब दिया होगा। सो बट द इंडिया का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ते जा रहा है कि ये लोग यहाँ पे बैठकर फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए, व्हेन इंडियंस आर सीइंग के इजराइल के मसले पर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ पर, राइट? तो फिर खालिस्तान के मसले पर क्यों है? सो इंडिया इज फ्रस्ट्रेटेड, एंड मेरे पास तो कोई, मतलब आई कैन स्पेक्युलेट कि शायद ये मार रहे हैं, बट आई डोंट नो। मतलब पाकिस्तान में तो व्हाट आई आल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान ने मसला क्यों नहीं उठाया। कि नहीं, पाकिस्तान ने तो खैर पाकिस्तान अभी कह रहा है, अभी कुछ दिन पहले भी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन ने शायद ये बात की कि इंडिया इस तरह की चीजें कर रहा है बाकी दुनिया में जाकर, मतलब लेकिन बहुत ज्यादा वो जो हाईलाइट किया जाता है और बड़ा वो एक होता है, तो वो वाली चीज नहीं है। केस सॉल्व नहीं हुआ ना सर, आपके पास एक भी बंदा पकड़ा नहीं गया। 12 लोग हलाक हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अभी मतलब लास्ट अगर 1 ईयर को देखा जाए तो कराची में, रावलपिंडी में 2 केसेस हुए, 2 कराची में हुए, 1 या 2 कश्मीर में हुए और 3 गालिबन खैबर पुख्तनख्वा में हुए। तो टोटल मिला के शायद 8 या 9 लोग ऐसे थे कि जिनको मतलब कहते हैं अननाउन गनमैन ने मार दिया, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। अच्छा सर, जो खालिस्तान मूवमेंट, ऐसा तो नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, ऑस्ट्रेलिया जो 5 आइज जिनको कह रहे हैं, कि वो यूज कर रहा हूं एज ए टूल कि भाई हमने जब हमें जरूरत होगी यहाँ से इनको थोड़ा सा बूस्ट कर लिया और इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है US ने इंडिया में पिछले 2 साल में। ओके, राइट। मतलब आप पिछले 2 साल से खीर पका रहे हैं, फिर उसमें नमक क्यों डालेंगे आप? राइट, ठीक। पता नहीं, आज मुझे खीर बहुत याद आ रही है। आपको कहानी चाहिए, जेट लैग का असर है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक चीज थोड़ा सा, अभी ये बात हो रही है कि जी पावर जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता से। चाइना है, इंडिया है, फिर खैर रशिया तो एक और साइड पे है, लेकिन चले इस मतलब है इधर। लेकिन ये 2 कंट्रीज तो यहाँ इस रीजन में, एशिया में, वाकई ऐसा है कि हम जो बातें कर रहे हैं, मतलब दिस इज वेरी ट्रू। जो अंडर ओबामा, सो वी आर लुकिंग एट मोर देन तकरीबन 8 साल पहले से पहले की बात, तो सडन रियलाइजेशन हुआ कि द सेंटर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी का जो एपिसेंटर है वो ट्रांस अटलांटिक रीजन से शिफ्ट हो गया इनटू द पैसिफिक रीजन। तो अमेरिका को अगर आप नक्शा देखते हैं अमेरिका का, तो इस तरफ यूरोप है, इस तरफ एशिया है, इधर अटलांटिक है, इधर पैसिफिक है, राइट? तो अमेरिका का जो क़िबला था वो इस तरफ था। नेटो, यूरोप, पुरानी हिस्ट्री वगैरह। बट अंडर ओबामा दे टर्न्ड, जैसा हुजूर मूव हो गया था ना जेरूसलम से मक्का, बिल्कुल, या खानकाबा की तरफ, यूरोप से पलट के मूव गए टुवर्ड्स एशिया। तो पिवट टू एशिया वाज ओबामा स्ट्रेटजी कि भाई असल एक्शन तो यहाँ पर है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज यहाँ पर है। तो अगर आप वर्ल्ड की जो विदाउट एडजस्टिंग फॉर परचेजिंग पावर अगर इकोनॉमीज देखते हैं, तो वर्ल्ड के जो टॉप 5 इकोनॉमीज है उसमें से 3 एशिया में है, और सिर्फ जर्मनी है। और जर्मनी से उतना प्यार नहीं है अमेरिका को, तो जर्मनी के खातिर इधर क्यों देख रहा है जब चाइना, जापान, इंडिया इस तरफ है? तो द पिवट टू एशिया इज देयर। बट नॉट ओनली दैट,
इंडोनेशिया इज रैपिडली तेजी से बढ़ रहा है, मलेशिया बढ़ रहा है, वियतनाम बढ़ रहा है, ताइवान भी इधर है, ताइवान है, यस, साउथ कोरिया भी है। तो सारा का सारा एक्शन जो है सो यहाँ पर है। तो एशिया हैज मिस्ड इट्स गोल, बट एशिया की जो इकोनॉमी है नाउ इज बिगर देन यूएस एंड बिगर देन ईयू। सही, तकरीबन 30-40 ट्रिलियन डॉलर हो गई है ना एशिया की का। इंडिया चाइना कोई अगर आप ले लें तो इंडिया तो खैर 3 ही है, चाइना की जो 19 है, तो 20 तो ये 2 ही मुल्क हो गए, फिर जापान को ऐड कर ले 5 तो 25 हो जाती है, तो 30-35 ट्रिलियन से ज्यादा है। बिल्कुल। तो एशिया इज बिगर देन द यूएस, एशिया इज बिगर देन यूरोप, और अनकरीब एशिया विल बिकम बिगर देन यूएस एंड यूरोप कंबाइंड। ओके, हाँ, तो द होल एक्शन इज हियर। इसलिए ये इंडो पैसिफिक को ट्रम्प ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बना दी, बिकॉज सारा ट्रेड इधर से जा रहा है, ह्यूज परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो इकोनॉमिक पावर तो जरूर शिफ्ट हो गया है। अब मिलिट्री पावर का चक्कर ऐसा है, अगर आप देखें तो यूरोप में सिर्फ 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं जी, अपने मोहल्ले में 3 है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। हाँ, और फिर उधर नॉर्थ कोरिया भी है। जी, तो 4 न्यूक्लियर पावर्स हो गए ना एशिया में। बिल्कुल। So in terms of military power also, I think Asia is becoming more powerful. So you can say that it is shifting east, no doubt. BRICS को देख लें आप, तकरीबन 60 very high percentage of the global GDP is part of BRICS. SCO को ले लें आप, Shanghai Cooperation Organization. लेकिन still the US is still the key, the US is still dominating. लेकिन उस हद तक नहीं है। और US, और अगर आप यूरोप को साथ ले लें तो अभी भी दे आर 40% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, और 3 न्यूक्लियर पावर्स है, बट 3 सिक्योरिटी काउंसिल के वीटोस है। एशिया के पास सिर्फ एक है, चाइना। सो इन दैट सेंस के गवर्नेंस में उतना रोल नहीं है एशिया का, लेकिन इकोनॉमी और डिफेंस में आई थिंक दे आर बिग। अगर आप ग्रोइंग मिलिट्री बजट्स के हिसाब से देखें तो the third biggest budget of India और सऊदी अरेबिया टॉगल हो रहे हैं, या थर्ड फोर्थ इंडिया और सेकंड चाइना है। तो आप सेकंड थर्ड फोर्थ बजट, और उसके बाद जापान ले लें तो टॉप 5 में शायद 4 एशियन पावर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्योंकि ये बातें हम सुनते तो आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जिस तरह आपने भी बताया कि अगर इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए, फिर 3 न्यूक्लियर पावर्स इसी रीजन में हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ दीवारें जो है जुड़ी हुई हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का। तो ये सारी चीज 2 किस्म की है जी। एक इकोनॉमी जो है कंजम्पशन करती है, एक एक्सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही। तो जर्मनी और जापान की जो इकोनॉमीज हैं, दे आर एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज। अगर अमेरिका का कंजम्पशन खत्म हो गया तो ये 2 इकोनॉमीज उतर जाएंगे। लेकिन जो बाकी के एशियन इकोनॉमीज है, दे आर बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन दे आल्सो कंज्यूम देमसेल्फ। वो डोमेस्टिक मार्केट के बेसिस पे ग्रो भी हो सकते, और दे आर आल्सो एन अट्रैक्शन। इंडिया का आबादी 4 यूरोपियन यूनियन के बराबर है। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। यूरोप की पॉपुलेशन इज 450 कुछ है मिलियन, को 4 टाइम कर ले, इंडिया इज राइट नाउ 1400, 3.5 गुना बड़ी है। तो इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स, पोटेंशियल स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, अगर सब बंदे के पास एक एक कार आने लगी तो सोचिए आप कितने टेस्लास बेच सकते हैं आप इंडिया में। चाइना का भी वही हिसाब है, तकरीबन वो भी 1 बिलियन है। तो इंडिया चाइना मिलाए तो 2.5 बिलियन तो यही हो गए ना लोग। So it's also a big market. So it's a big economy, big market, big defense, talent pool ज़्यादा है, young population है। So मतलब they have all the things going in the favor of Asia. बिल्कुल सर। और बहुत सारी चीजें ऐसी है, अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान की पॉपुलेशन को भी ऐड किया जाए तो शायद बांग्लादेश is also becoming an economically exciting thing. मैं कभी एक आध शो करूंगा। मैं थोड़ा चिढ़ावा हूँ कि साउथ अफ्रीका क्यों है भाई G20 में। साउथ अफ्रीका इज नॉट इन द टॉप 25 इकोनॉमीज। इट्स एन इंपॉर्टेंट कंट्री, ये मानता हूं मैं फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, वो ब्रिक्स में भी है। लेकिन बांग्लादेश इज अ बिगर इकोनॉमी देन साउथ अफ्रीका, but they are not the part but they are of not in the top, मतलब वो G20 पे नहीं है। exactly G20 में। और पाकिस्तान की जो आबादी है, इट इज प्रोजेक्टेड टू बिकम
half a billion by the middle of the next year. मतलब 250 तक आप 500 मिलियन हो जाएंगे, यानी डबल हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो एग्जैक्टली। सारा का सारे मार्केट्स यहाँ है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ा भी संभल जाती है तो अभी तो क्या आप कितना है आपका जीडीपी, 250-300 तकरीबन 300 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। है। अगर थोड़ा बहुत या आप संभल गए तो यू विल आल्सो बी वेरी क्लोज टू $1 ट्रिलियन विद द डबलिंग ऑफ द पॉपुलेशन आइंदा 20 साल के अंदर। सो मतलब अगर आप जो फोरकास्ट देखते हैं ना, जहाँ इंडिया थर्ड आती है, जी, पीपल आर नॉट नोटिसिंग पाकिस्तान इज इन द टॉप 10 ऑफ दोज इकोनॉमी फोरकास्ट राइट, के मुताबिक, बिल्कुल। राइट। और पॉसिबल है अगर थोड़ा सा मतलब पॉलिसीज तो को रिवीव किया जाए। 2075 में जर्मनी विल बी आउट, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया विल बी आउट ऑफ द टॉप 10 इकोनॉमीज। वेस्ट की सिर्फ यूएस रहेगी, बाकी और सारे बाकी खत्म एशियन, हो जाएगी, बाकी नो सारे डाउट। एशियन, नॉट अफ्रीका, नोवेयर, ओनली एशियन कंट्रीज रहेंगे। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान, राइट, राइट, वियतनाम, राइट, शायद मेक्सिको आ जाए, बिकॉज दे हैव जबरदस्त। ए बिग पॉपुलेशन। फिलीपींस की इकोनॉमी बढ़ रही है। या फिलीपींस की आबादी भी कुछ 110 मिलियन के करीब है। बिल्कुल सही। वो भी कुछ 400 बिलियन, मतलब वो सेम साइज है जैसा बांग्लादेश की है। तो राइट, बांग्लादेश, ये सारे मुल्क विल इवेंचुअली बिकम बिगर देन फ्रांस एंड वो रशिया की भी इकोनॉमी इज रीजनेबली डूइंग वेल करेंटली। अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे देखें तो टॉप 8 इकोनॉमी में ब्रिक, BRIC, ये चारों आ जाते हैं। राइट, बिल्कुल सही है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ पर एक तो पॉपुलेशन रहती है, अगर यहाँ पे जो चीज़ बनती है तो यहाँ की मार्केट उसके लिए, अगर इंडिया